नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई चर्चा चल रही है। चर्चा दो बातों को लेकर है। एक तरफ पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात को लेकर, जो सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर हुई है, जहां पर दोनों के फोटो हैं और वो गणेश चतुर्थी के मौके पर, यानी कि अब भगवान गणेश की पूजा करते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी चर्चा इस बात को लेकर भी है कि 3 जजों के सामने इस बार अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी खुद पहुंचे सरकार के एक मामले को लेकर, क्योंकि सरकार को निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में यह मांग की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य सिर्फ जनता के लिए नहीं है बल्कि सरकार के लिए भी है, और सरकार को इस मौलिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए निर्देश दिया जाए। दुर्गा दत्त ने एक याचिका दायर की थी, जो कि एक वकील हैं, जिसके लिए खुद अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी को मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि ऐसे सरकार के ज्यादातर मसले जो देखते हैं वो है तुषार मेहता। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वही ज्यादातर मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं। अटॉर्नी जनरल कभी कभी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाते हैं और 3 जजों की बेंच की सुनवाई में, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस संजय कुमार, ये तीनों की बेंच में जो सुनवाई हो रही थी, उसमें सीधे आर वेंकट रमानी को उतरना पड़ा, क्योंकि यह संवैधानिक मुद्दा था और इन 3 जजों को बताना भी था कि देखिए, हर याचिका पर संज्ञान लेना और सरकार को निर्देश देना, नोटिस जारी कर देना, वहां से कुछ उम्मीद करना कि एक एफिडेविट लेकर कोई न कोई आएगा, यह सही नहीं है। लेकिन इससे पहले हुआ क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की, फोटो आया, वीडियो आया और हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा किस बात को लेकर था? ये 2 मुद्दे थे, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर होता क्या रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रदर्शन के लिए रोका जाता रहा है। हिंदू धर्म को लेकर अगर वो मुसलमान है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, वो मस्जिद जा सकते हैं, वो नमाज पढ़ते हुए भी फोटो रिलीज कर सकते हैं, वो अपनी सारी परंपराएं निभा सकते हैं, उस पर सवाल नहीं उठेगा कि सेकुलरिज्म प्रभावित हो रही है। अगर कोई सिख है, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो सारे रिचुअल्स निभा लें, वो गुरुद्वारा में जाएं, लेकिन उन पर यह सवाल नहीं उठेगा कि आप सेकुलरिज्म को प्रभावित कर रहे हो। लेकिन अगर कोई हिंदू संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या फिर वो किसी बड़े कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हो, तो उनको अपने धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन के लिए सोचना पड़ेगा कि कहीं इससे सेकुलरिज्म तो प्रभावित नहीं हो रहा। अब तक यही हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब 2014 के बाद से स्थितियां बदल गई है। सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं पर नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पर मंदिरों में जाते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं, अपने पूरी भावनाओं का प्रदर्शन पूर्णतः करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो भगवा पहनते हैं, वही कपड़ा पहनकर पूजा करते हैं जो कि सनातन परंपराएं हैं, टीका लगाते हैं और इस पर सवाल भी उठते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। लेकिन ये प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों का मुद्दा था कि पीएम को सीजेआई ने अपने घर पर बुलाया और अपने घर पर बने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने ये दोनों पूजा करते नजर आए, हाथ जोड़े खड़े हुए नजर आए। और इस बात के लिए इन लोगों को लग रहा है कि अब तो सीजेआई चंद्रचूड़, जो कि कई फैसलों में ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका इतना निष्पक्ष है कि विपक्ष की बात ज्यादा सुनना इनके लिए अनिवार्य हो चुका है। सरकार के खिलाफ कई ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले भी इन्होंने दी है, लेकिन अपनी धार्मिक भावना के प्रदर्शन को लेकर वो पीएम मोदी से जुड़े हुए नजर आए।
और इस बात को लेकर यहाँ के वामपंथियों को परेशानी होगी, यहाँ के इस्लाम परस्तों को परेशानी होगी, जो मुस्लिम समर्थन में राजनीति करते हैं, उसी के लिए राजनीति करते हैं, उन लोगों को समस्या होगी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारी पार्टियों के नेताओं को समस्या होगी और फिर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाएगी। ट्वीट होंगे, सोशल मीडिया पर कमेंट होंगे, ट्रोल किए जाएंगे कि देखिए अब हिंदुस्तान तो एक सेकुलर देश नहीं रहा, और इसी बात की चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी इस चर्चा के बीच एक अच्छी परंपरा तो है कि अपने धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन के लिए किसी हिंदुओं को कहीं भी कोई भी बड़े पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, तो अब रोका नहीं जा सकता। आप ये मत सोचिए कि केवल जो धार्मिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को है, बहुसंख्यकों को कोई अधिकार ही नहीं है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चर्चा हो रही है। वकील दो गुटों में बटे हुए हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो अपने प्रोफेशन के साथ तो कहते हैं कि ईमानदारी बरत रहे हैं, लेकिन अपने देश और धर्म के प्रति ईमानदारी नहीं बरतते, बल्कि उसके साथ तो गद्दारी करते हैं। ये कपिल सिब्बल के सारे मुकदमे को देख लीजिए, जितने देश विरोधी मामले आएंगे उसमें कपिल सिब्बल सामने खड़े नजर आएंगे, चाहे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का ही मामला क्यों ना हो, कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का मामला हो, ये सारे पिटिशनर मिलके कपिल सिब्बल को चुनते हैं। या फिर बाबरी मस्जिद का मामला क्यों ना हो, जहां ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर यहां नहीं बनना चाहिए, उनका तो यहां जन्म ही नहीं हुआ था, वो प्रकट ही नहीं हुए थे। ऐसे धारणाएं इनके अंदर है, लेकिन ये कहते हैं हम अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, ईमानदारी बरतते हैं। लेकिन प्रोफेशन और देश और धर्म, इन तीनों के बीच में चुनना होगा तो ये प्रोफेशन चुनेंगे, क्योंकि इनको पैसे की लालच है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो लॉबी तो है ही, जो इन्हीं की विचारधारा पर चलता है। दूसरे तरफ वकील वो भी हैं, जैसे आदेश श्रीवास्तव, जिन्होंने इस बीच कई ऐसे मामले उठाए जो सरकार के खिलाफ न्यायपालिका ने दिए, और उसमें कहीं न कहीं यह संकेत मिल रहा था, जो ये बताते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से संसद की व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। यानी कि वकीलों के बीच भी दो गुट बने हुए तो हैं, जो एक देश के साथ है और दूसरा देश विरोधी लोगों के साथ है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को यह नहीं करना चाहिए। यह वैसे ही चर्चा है जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय में इस बात की चर्चा उन्होंने छेड़ दी थी कि क्या किसी मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जाना चाहिए। जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उनको जाना था, उनको इनवाइट किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने यही सवाल उठाया था कि राष्ट्रपति को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक आयोजन है। क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये अपने आप को सेकुलर कहते थे और सेकुलर के साथ ही वैज्ञानिक धर्म की बात करते थे। ये हिंदुस्तान में ऐसी स्थितियां रही है, जो अपने धर्म से विमुख होगा वो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानेगा और लोगों को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान में ऐसा ही होता रहा है। लेकिन अब स्थितियां बदली तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब स्थितियां पहले की जैसी नहीं है, बदल चुकी है और सेकुलरिज्म का सारा बोझ यहां के हिंदुओं पर अब नहीं रहा है। इसी बात की चर्चा वहां हो रही है। दूसरे तरफ 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस खन्ना भी थे, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस संजय कुमार, ये तीनों की बेंच में ये सुनवाई हो रही थी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, जिसमें याचिका एक दायर की गई थी। दुर्गा दत्त ने याचिका दायर की थी। अब यह माना जा सकता है कि जो अभी चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे 2 गुट वकीलों के बने हुए हैं, इसी दूसरे गुट के ये होंगे, क्योंकि सरकार को निर्देश देने की बात है और उसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। और इसी बात के लिए इन 3 जजों ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि जितनी स्कीम सरकार लाती है उसके ऑब्जर्वेशन क्या
तरीका क्या है, क्या ये सारी योजनाएं सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सरकार के मौलिक कर्तव्य बनता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, मांग करे कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसी पर आर वेंकटरमणी पहुंचे थे अटॉर्नी जनरल, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हर जगह पर ये कंटिन्यूअसली इसका डेवलपमेंट होता है, और आप सरकार को इन मुद्दों पर घेर नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। सेक्रेटरी को आप लोग नोटिस जारी कर देते हैं, सरकार के अधिकारियों के अलावा मंत्रियों से सवाल पूछ लेते हैं, हर मामले में सरकार को नोटिस जारी करके हलफनामा दायर करने के लिए कह देते हैं। इस मामले में ऐसी संभावना नहीं है, और इस पर जज साहब को सोचना चाहिए कि हम सरकार में बैठे हुए लोगों को, उनके लिए भी एक बड़ा काम होता है सरकार चलाना। वो अगर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटते रहेंगे, हाई कोर्ट का चक्कर काटते रहेंगे, तो फिर उनके काम प्रभावित होंगे। यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सेक्रेटरी को बुला लिया था और उस पर टिप्पणी की थी, उस समय भी एसओपी जारी किया गया था सरकार की तरफ से। वही बात कही जा रही है कि देखिए, आपको अगर किसी अधिकारी को बुलाना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाए तो चीफ सेक्रेटरी खुद आए, वो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। इसके लिए बार बार इरिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप उनके काम उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर जो सरकार काम कर रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्विंग बॉडी हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो हो रहा है उसके लिए सरकार के पास भी अधिकार ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि स्पीडी ट्रायल की बात चल रही है और ये जो पेंडिंग केसेस हैं, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की इतनी सारी छुट्टियां हैं, ये तो व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही है, क्योंकि 5.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोअर जुडिशियरी में 4.5 करोड़ हैं और हाई कोर्ट में 61 लाख मुकदमे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट में खुद ही 83,000 मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और यहां दिन भर बेल पर सुनवाई चलती है। किसी ने याचिका दायर कर दी, मेरे जमानत पर सुनवाई तत्काल होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में वो बेंच बन जाती है, 3-3, 4-4 जज सप्ताह दर सप्ताह उसी मामले में उलझे रहते हैं, उसकी सुनवाई में उलझे रहते हैं। ये सारा जो आर वेंकटरमणी ने बोला है, ये 3 जजों की धज्जियां उड़ गई है। एक साथ 2 ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए जिसको लेकर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं कोई बड़े बदलाव का संकेत तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कानून मंत्री ने भी 30 जजों के साथ मुलाकात की थी, रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। उन सब में उनके सामने उन्होंने कहा कि अभी कई लीगल इशू आने हैं, और उसमें जुडिशियल रिफॉर्म जो है सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि बिना न्यायपालिका में सुधार हुए लोगों को सही न्याय नहीं मिल सकता। ये न्यायपालिका आजकल क्या हो गया है, नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। हर रोज हाई कोर्ट में कुछ नेताओं पर फैसले होते हैं जो करप्शन में फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई न कोई सुनवाई चलती रहती है, चाहे पश्चिम बंगाल के चलते रहे, दिल्ली सरकार के चलते रहे, कर्नाटक की रहे या दूसरे स्टेट के मामले चलते रहते हैं। इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें सबको न्याय लेने का अधिकार है, और इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। इन चर्चाओं के बीच लग रहा है बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, और जल्द ही ये बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।